Hello students. So the next topic as per your syllabus is mechanics of a system of a particle. Till now we have discussed mechanics of a single particle. We have discussed mechanics of a single particle and how the conservation laws apply on a single particle. That means how a single particle in motion is having its linear momentum, its angular momentum and its total energy is conserved. But in this case we will study the mechanics, means the motion, study of motion. Mechanics means study of motion. How the motion of a system of many particles. Here we are considering many particles, not a single particle. How the motion of a system which consists many particles is going on. Okay. So the very first thing is, let us consider that we suppose we take the example of 3 particles. Particle 1, particle 2 and this is particle 3. So अभी तक हमने सिर्फ एक पार्टिकल का केस कंसीडर किया था, जहां पे सिर्फ सिंगल पार्टिकल था। कोई भी सिस्टम मतलब जिस भी सिस्टम को या फिर जिस भी बॉडी को हम स्टडी कर रहे हैं उसे सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जो सिस्टम से रेस्ट जो होती है उसे सराउंडिंग या फिर नेबरहुड कहते हैं, ठीक। तो अभी के लिए हमारे पास एक ही पार्टिकल था, तो हम एक पार्टिकल के मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे थे। बट सिंस नेचर में जरूरी नहीं है कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर एक ही पार्टिकल हो, ठीक है। कोई भी सिस्टम है उसके अंदर काफी पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सबकी वेलोसिटी अलग हो सकती है, सबकी डायरेक्शन अलग हो सकती है और सबकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और मोशन की डायरेक्शन भी अलग हो सकती है। तो इस केस में क्या है कि जब सिस्टम में हमारे पास एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो, हमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स स्टडी करने हैं। ये क्या है, एक सिस्टम है। ये पूरा क्या है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। ये पूरा क्या है, सिस्टम है, ठीक। तो देखिए ये R1 पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट पार्टिकल 1 की पोजीशन वेक्टर बताएगा, ये R2 पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट 2 की पोजीशन वेक्टर बताएगा और ये R3 पोजीशन वेक्टर। ये 3 पोजीशन वेक्टर्स तीनों पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशंस बताएंगे। अब डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर हमारे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। देखिए अभी तक बात कर रहे थे तो हमारे पास एक ही टाइप का फोर्स लग रहा था जो कि एक्सटर्नल फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स। बट अब चूंकि इस केस में क्या होगा, हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, मैनी पार्टिकल्स का सिस्टम है, तो यहां पे एक फोर्स और ऐड हो जाएगा जिसे हम कहते हैं इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस। अब यहां पे कितने टाइप के फोर्सेस लगेंगे, 2 टाइप के फोर्सेस, एक एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा एक एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा इंटरनल फोर्स। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल फोर्स की। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, देखिए इस सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्स बाहर से हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स यहां से, ठीक है। एक्सटर्नल जो भी फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। पूरे सिस्टम पे 1 पे भी लग रहा है, 2 पे भी लग रहा है, 3 पे भी लग रहा है, इन तीनों पार्टिकल्स के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अभी इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये था एक्सटर्नल फोर्स, इसके बाद ये वाला एक्सटर्नल फोर्स, इसके बाद इसके अंदर एक और फोर्स डेवलप होगा, इंटरनल फोर्स, जो कि सिंगल पार्टिकल के केस में नहीं था। ये किस केस में हुआ है, जब हमारे पास मैनी पार्टिकल्स है। देखिए अभी क्या है, हमें पता है
न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे, किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या है, वो पार्टिकल भी आप उस दूसरे पार्टिकल के ऊपर एक रिवर्स फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू बराबर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। कि हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि हम अगर इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड भी हमारे मार्कर के ऊपर रिवर्स फोर्स लगा रहा है, इनवर्स फोर्स लगा रहा है, जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब इंटरनल फोर्सेस के केस में क्या होगा, ये पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के ऊपर अपना फोर्स लगाएगा, पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, इसी तरह पार्टिकल 1 पार्टिकल 3 के ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, और पार्टिकल 3 पार्टिकल 1 के ऊपर भी एक रिवर्स फोर्स अप्लाई करेगा। तो इन फोर्सेस को क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्सेस। जो हमारे सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, देखिए अब ये और ये तीनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करेंगे। देखिए अब पार्टिकल 1 पार्टिकल 3 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, मान लीजिए इसको हम पार्टिकल 1 मान लेते हैं। सो पार्टिकल 1 के ऊपर पार्टिकल 3 की वजह से एक फोर्स लगा, पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 3 के ऊपर एक फोर्स लगाया। सिमिलरली क्या होगा, एक पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा, पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 के ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई किया, पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 3 के ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई किया, जिसकी की वैल्यू है P13, पार्टिकल 2 के फोर्स की वैल्यू है P12। अब क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक कि when we are applying a force when particle 1 is applying a force on the particle 3, then the same force will be applied upon particle 1 by particle 3, which will be having a reverse direction. In every action there is equal and opposite reaction. In every action there is equal and opposite reaction. So अब क्या होगा, देखिए पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 3 के ऊपर फोर्स लगाया तो पार्टिकल 3 भी पार्टिकल 1 के ऊपर अपना एक फोर्स लगाएगी, जिसकी की डायरेक्शन अलग होगी बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब वो फोर्स क्या है, P31। P31 ये ऐसे ही यहां से ये फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी P21, और ऐसे ही इन दोनों में भी फोर्स लगेगा जिनकी वैल्यू क्या होगी P23 एंड P32। Pij का मतलब है फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। सो P13 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू थर्ड पार्टिकल। सो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, देखिए अब ये इसका मैग्नीट्यूड फोर्स P13 और P31 क्या है, बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है हमारे पास। P13 और P31 का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, सेम है, बट इनकी डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट है। तो ये फोर्सेस आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, ये फोर्सेस आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ये इसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये उसके ऊपर भी इतना ही फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर भी सेम फोर्स और ये इसके ऊपर भी सेम फोर्स, और 1 और 2 और 3 पार्टिकल 2 3 के ऊपर भी सेम फोर्स लगा रहा है, 3 2 के ऊपर भी सेम फोर्स लगा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो टोटल फोर्स आपस में है वो सब क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अब इंटरनल फोर्स टोटल में हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हर एक दूसरे पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा और दूसरा पार्टिकल भी टोटल उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये सभी फोर्सेस आपस में मिलकर क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे हमारे पास, 0। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, ओवरऑल एक एक्सटर्नल फोर्स। तो मैकेनिक्स किस पे डिपेंड करेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स पे, ना कि इंटरनल फोर्स पे। ठीक है, तो इसकी अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में डेरिवेशन समझते हैं कि डेरिवेशन के थ्रू इसको।
नाउ लेट अस डिस्कस द डेरिवेशन फॉर मैकेनिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे हम डिराइव करते हैं। सपोज हमने एक सिस्टम में n पार्टिकल्स कंसीडर किए हुए हैं, जैसे कि अभी हमने 3 पार्टिकल्स के केस में मैंने आपको बताया था कि 3 पार्टिकल्स के केस में हमने कैसे उस सिस्टम को सोल्व किया था कि उसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स विल बी responsible for the motion of that system and the total internal force in the system will be 0. So इस केस में हम कितने पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं? n पार्टिकल्स की। सपोज सिस्टम में हमारे पास n number of particles हैं। So if there are n number of particles in the system, then the equation of motion of the ith particle can be expressed as, मान लीजिए हमारे पास सिस्टम में n number of particles हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी ith पार्टिकल है, कोई भी ith पार्टिकल है, उसका मोशन किस तरीके से होगा, उस मोशन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक, तो सपोज करिए ith पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगा हुआ है? Fi। ठीक, ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना है? Fi। Fi किसके बराबर होगा? dpi/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसे क्या कहते हैं? फोर्स किसके बराबर होता है? dpi/dt। ये कैसे होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू पी आई डॉट। देखिए डॉट अगर किसी भी जैसे पी आई के ऊपर अगर हम डॉट लगा रहे हैं, क्यू आई के ऊपर डॉट लगा रहे हैं, तो डॉट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डी पी आई अपॉन डी टी को पी डॉट भी लिख सकते हैं, पी आई डॉट। तो ये जो डॉट लगाने का मतलब होता है ऊपर कि यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है, इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किसके बराबर होगा? एक एक्सटर्नल फोर्स और ये हमारे पास क्या है? इंटरनल फोर्स। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स प्लस में इंटरनल फोर्स। यहाँ पे फोर्स किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सेम चीज ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? टोटल फोर्स। ये किसके बराबर होगा? टोटल फोर्स के बराबर। तो फोर्स किसके बराबर है? एक हमारे पास सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है, एक सिस्टम में इंटरनल फोर्स अप्लाई है। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल की, एक ith पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, ऐसे ही ith पार्टिकल के ऊपर है इंटरनल फोर्स j की वजह से। ठीक है, j is equal to 1 to n where i and i is not equal to j। i और j एक ही नहीं हो सकते, अदरवाइज तो सेम पार्टिकल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल की वजह से कितना इंटरनल फोर्स लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, and the summing up of equation for all the particles। ऐसे ही जैसे हमने ith पार्टिकल के लिए किया, ऐसे ही हम क्या करेंगे? हर एक पार्टिकल के लिए इसको सम कर लेंगे, इन सबको, मतलब कि जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया था एक पार्टिकल के लिए, ये इक्वेशन किसके लिए? एक पार्टिकल के लिए। अब इसको क्या करेंगे? सम कर लेंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कि सभी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अगर मान लो हमारे पास सिस्टम में पांच पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 to 5। अगर 10 पार्टिकल्स है तो i इक्वल टू 1 to n। अभी तक हमने कितने पार्टिकल की बात करते हैं? एक ही पार्टिकल की। ठीक है, कि एक पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ पे सिंगल पार्टिकल, यहाँ पे सिंगल पार्टिकल, यहाँ पे उस पार्टिकल के ऊपर अदर पार्टिकल्स की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इस एक पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उन जो सिस्टम के अंदर हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये किसके बराबर होगा? i इक्वल टू 1 to n fi इक्वल टू i इक्वल टू 1 to n fi एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑल द पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल्स के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उन सब का सम, प्लस हर पार्टिकल के ऊपर जो भी इंटरनल फोर्स लग रहा है उसका सम। i और j इज इक्वल टू 1 to n f i j। ठीक है, f i th पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रहा है ये उसकी वैल्यू। नाउ सिंस f i j इज इक्वल टू f माइनस j i, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमें पता है कि एक पार्टिकल, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर अगर कोई ये पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर हम f i j मान लेते हैं, तो ये पार्टिकल भी इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू f j i होगी। अब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो एक की डायरेक्शन माइनस में आ जाएगी। अब हमें पता है कि ये f i j इक्वल टू f j i, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शंस अलग होते हैं। तो हम f i j को यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, f i j जो हमारे पास सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का हमने क्या निकाला है कि उनके ऊपर अदर पार्टिकल्स की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो। ठीक है, एफ आई जे किसके बराबर होगा? समेशन एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई, कि
एक पार्टिकल के ऊपर अदर पार्टिकल्स की वजह से जितना फोर्स लग रहा है वो पार्टिकल भी अदर पार्टिकल्स के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, बस उनकी डायरेक्शंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये दोनों सेम है, तो इसको हम ऐसे भी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ समेशन एफ आई जे प्लस में एफ जी आई, क्योंकि ये दोनों बराबर है। देखिए अगर एक क्वांटिटी 3 है, एक क्वांटिटी -3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/-3 प्लस में 3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसको क्या लिखा है, जब दो क्वांटिटी सेम है तो उनको सम करके, उन दोनों क्वांटिटी का सम करके उसका हाफ भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे उन दोनों का सम करके, देखिए ये समेशन इन दोनों का सम किया और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एफ आई जे प्लस में एफ जे आई, इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये क्या होगा, 0, ठीक है। तो अब क्या है, इससे क्या पता लगता है हमें कि द टोटल इंटरनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू 0। नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ समेशन आई जे फ्रॉम आई जे इज इक्वल टू n एफ आई जे फ्रॉम इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड में मतलब यहाँ पे पुट करेंगे ये, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 0। ये क्या था हमारे पास, टोटल इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स तो हमारे पास हो गया 0। अब हमारे पास बचता है एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो द टोटल फोर्स on the system or n number of particles will be equal to summation I is equal to 1 to n pi dot is equal to I is equal to 1 to n fi external. So the total force on the system will be equal to external force. अब हमें क्या निकालना है, हमें सिस्टम की इक्वेशन निकालनी है, मोशन की इक्वेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, pi को हम PI क्या है हमारे पास, मोमेंटम। सो P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम। सो मास वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, dr अपॉन में dt, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है यहाँ पे, अब हमने मोमेंटम को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मोमेंटम, हर पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, d/dt mv। यहाँ पे ये क्या है, m मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड दिस इज dr/dt, ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्या हुआ, मोमेंटम किसके बराबर आया, dr/dt, और इसका भी हमने क्या निकाल रखा है बाहर, डिफरेंशिएशन किया, तो ये क्या हुआ, फोर्स के बराबर आया। देखिए ये चीज जो है, ये जो चीज है हमारे पास, ये क्या है, फोर्स के बराबर है। ये क्या है, फोर्स के बराबर। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या है, फिर से देखिए, मास ऑफ ईच पार्टिकल इनटू में वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास मोमेंटम। अब मोमेंटम को भी विद रिस्पेक्ट टू d/dt करेंगे तो क्या आएगा, फोर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, ठीक है। अब इसको भी अगर मान लो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये आपको, मुझे लग रहा है कि 12th क्लास में आपको पता भी होगा कि फोर्स इज इक्वल टू देखिए फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। अगर p क्या है हमारे पास, mv को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, d mv/dt, और b को भी डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt। तो dv/dt क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू फोर्स। तो वही चीज है, यहाँ पे ये क्या है, फोर्स है, और d/dt एंड डिफरेंशिएटिंग, वी आर डिफरेंशिएटिंग हियर मोमेंटम। सो मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मास सेम रहेगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब इस डिफरेंशिएशन को बाहर ले आए, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्टिकल mi/ri, ठीक है। ये हमारे पास बनी सिस्टम की इक्वेशन विच इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्या है, ये हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स की, मैनी पार्टिकल्स की इक्वेशन भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, ये डिपेंडेंट होगी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर। और इस केस में हमारे पास इंटरनल फोर्सेस, टोटल इंटरनल फोर्सेस है वो क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि जब भी हम इस सिस्टम को स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके मोशन के लिए, और इंटरनल फोर्सेस आपस में सारे कैंसिल आउट कर जाएंगे।